तो हम ना पहला चैप्टर पढ़ेंगे सबसे पहले आज, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या अपने का, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। ये हमारा पहला चैप्टर है। तो सबसे इसमें ना 4 एक्सरसाइज हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में, ठीक है, रिलेशन के बारे में। सेकंड एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में, ठीक है, क्या रिलेशन होता है क्या फंक्शन वो भी हम बताएंगे, ठीक है। और थर्ड एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में, ठीक है। और फोर्थ एक्सरसाइज है हमारी बाइनरी ऑपरेशन को लेके, ठीक है। ये 4 एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली ना हम 3 टाइप के रिलेशन पढ़ेंगे। कौन कौन से? एक तो रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, एक सिमेट्रिक और एक ट्रांजिटिव, ठीक है। ये 3 टाइप के। और जो ये तीनों रिलेशन एक साथ होंगे ना उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। इसमें हम फंक्शन पढ़ेंगे कि 1-1 फंक्शन कौन से होते हैं, ऑन-टू फंक्शन कौन से होते हैं, और कैसे उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है और कैसे उसको निकालते हैं, कब किसी फंक्शन का इनवर्स निकाल भी सकते हैं कि नहीं। इसमें हम ऐसे पढ़ेंगे, मान लिया एफ कोई फंक्शन है हमारे पास, जी कोई फंक्शन है, तो एफ ऑफ जी क्या होगा या जी ओ एफ क्या होगा, ठीक है। ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। और बाइनरी ऑपरेशन में एक ना ऑपरेशन मिलेगा, जैसे 2 नंबर्स के बीच में ए स्टार बी से उसको डिनोट करेंगे, चेक करेंगे कब ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो कब ये कम्यूटेटिव होगा। अब कम्यूटेटिव क्या आता है वो जब एक्सरसाइज में जाएंगे ना तब बताएंगे। और फर्दर कम्यूटेटिव कब होगा, एसोसिएटिव कब होगा, ठीक है। और आइडेंटिटी कब मिलेगी किसी बाइनरी ऑपरेशन की, और कब इनवर्स निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें ना हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो अब ना पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फिर से हम एक बार ना सेट को रिकॉल कर लेते हैं ना। सेट क्या होता है, सेट क्या होता है पहले मैंने बताया था, ए वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन वेल डिफाइन मतलब अच्छे से डिफाइन है, जिसके बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं हमें, है ना, उनका कलेक्शन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का वो कहलाता है सेट। अब बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी ना वो साथ के साथ करते रहेंगे। उससे पहले कुछ मेन सेट हैं, जैसे हमारे नेचुरल नंबर का सेट है ना, मैंने ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्चुअली इन एक्सरसाइज में 1 2 3 अप टू सोन, ठीक है। एक आता है सेट ऑफ होल नंबर, इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं, 0 1 2 3 अप टू डॉट 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 सोन, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंटीजर, ठीक है। इंटीजर में कौन आते हैं, 0 1 2 इधर भी जाएंगे, -1 -2 इधर भी जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं रेशनल क्यू, इसमें होते हैं p बाय q टाइप के नंबर, सच दैट p तो है ना हमारा वो इंटीजर में से आएगा और q हमारा नेचुरल नंबर में से आएगा। क्योंकि देखो नेचुरल नंबर में से लेने का ये फ़ायदा होगा कि नीचे वाला कभी 0 भी नहीं होगा, है ना, हमेशा चीज़ डिफाइन रहेगी। और p बिलोंग्स टू इंटीजर ले लिया ना तो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव सारे कवर भी हो जाएंगे, ठीक है। और एक बात, जो ये p और q है ना, p एंड q आर को प्राइम, को प्राइम का मतलब कि सह अभाज्य है, ठीक है, कि आपस में इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे कि ये 2 नंबर अगर हम लिख दें, ये 2 नंबर हम लिख दें, जैसे कि कौन कौन से लिख दें, जैसे 2/6 लिख दिया एक मैंने, है ना, ये एक्चुअल में देखा जाए तो 1/3 के इक्वल है ना, तो ये 2 बार रिपीट नहीं होंगे, एक्चुअल में यही नंबर हम लिखेंगे, तो ये वाला नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि कट पीट के जो है ना उसके बाद कट ना सकें, वो एक्चुअल नंबर यहाँ पे हैं, ठीक है। और फिर आता है एक इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, यानी कि जो रैशनल को छोड़ के जो बच गए ना एक्चुअली उन्हीं को इरेशनल बोलते हैं। वैसे 10वीं में डेफिनेशन आती है इसकी, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। क्या मतलब इसका, ना तो टर्मिनेट हो ये और ना ही
रिक्यूरिंग का मतलब कि वो जो पैटर्न है ना पॉइंटों के बाद वो रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे 1/3 का केस अगर हम लेते इसको पॉइंटों में लिखें तो क्या आता है 0.3333 है ना, रिपीट होने लगता है। इसको ऐसे लिख देते थे 0.3 बार। ऐसे नंबर नहीं होने चाहिए कि ऐसे टर्मिनेट नहीं होने चाहिए, तो ये आई में नहीं है ये नंबर, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू आई, तो ये नंबर आई में नहीं है। तो इस टाइप के जो नंबर है ना, इस टाइप के नहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो √2 होता है ना वो बिलोंग करता है आई में। यानी कि कोई भी प्राइम ले लो, पी अगर प्राइम है ना तो ये हमेशा इरेशनल में आएगा। और एक पाई होता है जैसे जो 3.14 अप टू सोन चलता जाता है, वो भी एक इरेशनल नंबर है, तो ये इरेशनल। फिर उसके बाद बच गए कौन, रियल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं। फिर ये पेज रख लिए तो ठीक है, पेज नंबर 1 था। उसके बाद है ना पेज नंबर 2, तो एक रह गए हमारे रियल नंबर। इनको हम आर से डिनोट करेंगे, किसे डिनोट करेंगे, आर से। तो इनमें कौन आएंगे, जो रैशनल थे और जो इरेशनल थे उनका यूनियन। यूनियन का मीनिंग पता होगा ना, जो दोनों में है उनको एक साथ लिख दो। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ, ए में मान लिया ये है मेरे पास 1 2 3 है ना, और बी में मेरे पास मान लिया 3 4 5 है, तो ए यूनियन बी में कौन आएंगे, 1 2 3 4 5, हाँ 1 2 3 4 5 ये सारे। और अगर मैं इंटरसेक्शन और बता दूं तो साथ में उसमें कौन आएगा, सिर्फ 3 है ना, जो कॉमन है दोनों में। तो ये था यूनियन के रिगार्डिंग। तो ये हमने ना ऑलमोस्ट सेट पढ़ लिया कि क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम जस्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो उससे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट, ठीक है। ये हमने कोई भी दो सेट ले लिए, ए और बी हमारे पास कोई भी दो सेट हैं। तो हम अब इसमें क्या करेंगे, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ऐसे डिफाइन होगा ये, इस टाइप के टप्पल आएंगे इसमें, ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। यानी कि एक एलिमेंट ए में से ले लो, एक एलिमेंट बी में से ले लो, एक टप्पल बना दो, एक बन गया, फिर दूसरा एलिमेंट ले लो, दूसरा बना दो, दूसरा बन गया। जितने भी ऐसे ऐसे टप्पल बन सकते हैं ना वो कहलाएगा ए क्रॉस बी। और ये याद रखना कि पहला एलिमेंट तो पहले सेट में से आएगा, दूसरा एलिमेंट हमेशा दूसरे सेट में से आएगा। जैसे एक एग्जांपल करते हैं इसका, ए मैंने ले लिया ये, जैसे 1 2 3 ये ले लिया, ए इज इक्वल टू 1 2 3। और ना एक बी सेट ले लिया, कुछ भी ले लो, ए बी सी ही ले लिया सपोज के लिए मैंने, है ना। तो अब जैसे ए क्रॉस बी हमने निकालना है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या आएगा फिर, 1 ए, हाँ 2, हाँ 1 बी 1 सी, यानी कि 1 के साथ इसके सारे एलिमेंट आएंगे एक एक करके। अब इसको 2 ले लो, है ना, 2 ए 2 बी 2 सी, उसके बाद 3 ए 3 बी 3, ठीक है, ये एक क्रॉस बी बन गया हमारा, ठीक है। तो समझ में आना, सबसे पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट में से आना, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में से आना। अगर ऐसे ही मैं बी क्रॉस ए लिखता तो बी क्रॉस ए वो क्या आएगी, A1 बी, सॉरी ए ही, मतलब आगे पीछे बेशक से लिख सकते हो, ऐसे भी सही है, इसको ऐसे लिख दोगे ना, B1 C1, फिर A2 B2 और C2, फिर A3 B3 C3। ऑर्डर कुछ भी हो लेकिन ये कोई छूटना नहीं चाहिए इनमें से, ठीक है। ये हमारा ए क्रॉस बी था, ये हमारा बी क्रॉस ए था। यानी कि अब अगर कोई भी दो सेट तुम्हें दे दिए जाएं तो तुम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट तो निकाल दोगे, है ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में।
उसके बाद एक बात नोट करने की है कि ए क्रॉस बी जो आता है ना वो क्या है, एक सेट ही है। ए क्रॉस बी भी क्या है, एक सेट है, क्योंकि इसमें भी तो हम अलग अलग एलिमेंट का कलेक्शन ही तो ले रहे हैं। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, एक सेट आएगा। ठीक है, अगर कोई ये पूछे कि ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने होंगे, ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने होंगे, ये जो सिंबल है ना मैं ये यूज कर रहा हूँ, ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने होंगे इसके लिए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। अगर तुम देखो ए में भी 3 एलिमेंट थे, बी में भी 3 एलिमेंट थे, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आए हैं, 9। एक्चुअल में तो इसमें कितने, जितने ए में एलिमेंट हों मल्टीप्लाई जितने बी में एलिमेंट हों वो एलिमेंट आते हैं ए क्रॉस बी में। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये थी हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बाद अब कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट होता है, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कि रिलेशन क्या होता है। अब एक सेट दे दिया मैंने ए, सपोज तुम्हें, है ना, ए में मैंने ये डाल दिया सिर्फ 1 और 2 डाल दिया। तो अब मैं चाहता हूँ कि ए क्रॉस ए देखना चाहता हूँ मैं क्या आएगा, ए क्रॉस ए क्या आएगा, हाँ 1 1 1 2 2 1 और 2 2, ये हो गया। ठीक है, ए क्रॉस ए मैंने दे दिया 1 1 1 2 2 1 2 2, तो ये आ गया मेरा ए क्रॉस ए। ठीक है, अब इसका अगर मैं कोई भी सबसेट लूँ, कोई भी सबसेट, जैसे कि अब ये एक सेट है, इसका कोई सबसेट बता सकती है कि क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आर नाम दे दिया उसका और उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट डाला 1 1। अब ध्यान से देख, आर ना सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का, है कि नहीं। सबसेट क्या होता है, ये इसका सबसेट तब होता है जब इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हों। अब इसमें एक ही एलिमेंट है वो इसमें है, तो यानी कि ये इसका सबसेट है। समझ में आया सबसेट क्या होता है ना। सबसेट यही होते हैं कि ए बी का सबसेट कब कहलाता है, जब ए के सारे एलिमेंट बी में हों। ठीक है, बी के कोई ज़रूरी नहीं ए में हो, लेकिन ए के अगर सारे बी में है ना तो ए कहलाता है सबसेट ऑफ बी। तो जो ये आर होगा ना ये सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का। एक सबसेट है आर ए क्रॉस ए का, तो आर को हम रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिलेशन। एक्चुअल में अब ये तो एक सबसेट था, सबसेट तो इसको चलो मैंने R1 नाम दे दिया है ना। एक और सबसेट बनाता हूँ मैं R2। R2 में मैंने क्या लिया, सपोज करो 1 2 ही ले लिया केवल मैंने, तो ये भी एक रिलेशन है। ठीक है, R3 में ले सकता हूँ, इसमें मैंने 2 ले लिए एक साथ, चलो 2 1 2 2, ये भी सबसेट है कि नहीं, है ना, एक रोसे का सबसेट। यानी कि इसके जितने भी सबसेट बनेंगे ना वो सारे क्या कहलाएंगे, रिलेशन कहलाएंगे हमारा। ठीक है, तो रिलेशन की डेफिनेशन यही है, लेट ए बी, ए आई थिंक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, लेट मी जस्ट चेक रिलेशन, कुछ भी हो सकता है, चलो ये ठीक है। लेट ए बी एनी सेट, ए कोई भी सेट है, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए तो निकालना आता ही हमें, ए अगर कोई हमें सेट दे दे दो तो देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड ए रिलेशन। ठीक है, ऑन सेट ए, तो ए क्रॉस ए ना एक रिलेशन कहलाएगा ऑन ए सेट ए पे। ठीक है, ए कोई भी सेट है तो ए क्रॉस ए का कोई भी सबसेट ले लो वो कहलाएगा रिलेशन ऑन ए। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अगर हम 2 सेट लेके चलते हैं ना, ए एंड बी आर 2 सेट, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, अगर बी भी हमारे पास होता था। लेकिन हम एक्चुअल में इस पूरी एक्सरसाइज में ए के ऊपर ही रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ए कोई भी सबसेट है देन ए क्रॉस ए इज कॉल्ड ए रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, तो ये रिलेशन की डेफिनेशन हो गई। अब इसके ना हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं रिलेशन के। कुछ एग्जाम्पल तो जैसे यही मैंने दे दिए थे, है ना। एक मैंने सेट लिया जैसे ए,
उसमें ना ये आ गया, जैसे कि राम ले लिया मैंने उसमें, है ना, लक्ष्मण ले लिया, लक्ष्मण, सीता ले ली, ठीक है, और कौन ले ली? बस यही ले लिए, 3 ही ली मैंने मान लिया, ठीक है। अगर मैंने आर ये डिफाइन कर दिया कि मैं ये बोल दूं ए कोमा बी, वो ए कोमा बी आएंगे सच दैट, क्या कंडीशन हो, ए इज ए हस्बैंड ऑफ बी, ठीक है। तो इनमें कौन आएंगे, ए कोमा बी, ए इज ए हस्बैंड ऑफ बी। तो तुम मुझे बता सकते हो क्या इसमें कौन कौन से टपल आएंगे, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि ए और बी कौन है, या तो राम होगा या लक्ष्मण होगा या सीता होगा, सेम बी, क्योंकि मैं ए पे ही पढ़ रहा हूँ रिलेशन। तो कौन कौन से मैं जोड़ा यहाँ पे लूँ कि ए जो है ना हस्बैंड बन जाए बी का, क्या लूँ बताओ, राम और सीता। राम और सीता, क्या कोई और भी आ सकता है क्या, नहीं आ सकता ना, क्योंकि और तो कोई हस्बैंड किसी का है नहीं। और देखो पहले राम ही आएगा, पहले सीता भी नहीं लिख सकते, है ना, फिर तो ये हो जाएगा ना सीता इज हस्बैंड ऑफ राम, जो कि है पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि इस लैंग्वेज में भी आपको दिए मिल सकते हैं सेट, तो ये तुम्हें याद हो ना, तो इसको बोलते थे हम रोस्टर या टेबुलर फॉर्म सेट की, है ना, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। और जो ये ऊपर लिखी हुई है इसको बोलते थे, क्या बोलते थे, सेट बिल्डर, हाँ सेट बिल्डर, या एक नाम होता था इसका प्रॉपर्टी मेथड भी बोल देते थे, मतलब कि एक प्रॉपर्टी के जरिए ये रिलेशन डिफाइन करा गया है, ठीक है। तो ये था हमारा रिलेशन, बहुत ही आसान है ना, एक सेट है तो कोई भी सबसेट हो एक रो से का, उसको हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहलाता है हमारा, ठीक है। कोई डाउट इसमें, ओके। उसके बाद कोई और एग्जांपल देखते हैं, एक एक्सरसाइज का ही एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट एक्स का ना फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वैसे तो इसमें ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक वगैरह बताने, चलो एक और एग्जांपल डिफाइन कर लेता हूँ मैं यहीं से, एक R2 एक रिलेशन डिफाइन किया मैंने कि जैसे मान लिया A कोमा B सच दैट A इज ए ब्रोदर ऑफ B, ठीक है, A इज ए ब्रोदर ऑफ B। तो तुम मुझे इसमें बताना A और B वही है, सेट मेरा यही है राम लक्ष्मण सीता वाला, तो बताओ क्या होगा A, ये इसमें कौन कौन से टपल आ सकते हैं, इनको टपल बोलते हैं एक्चुअल में, है ना, राम और लक्ष्मण। और कोई आ सकता है क्या, क्या ये आएगा लक्ष्मण और राम, हाँ क्यों, क्योंकि ये भी तो इसका भाई है ना, और ये दोनों इक्वल नहीं हैं, ये अलग अलग हैं। दो टपल इक्वल कब होंगे, जब पहला एलिमेंट तो पहले के इक्वल हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल हो। तो यानी कि ये एक और एग्जांपल हो गया किसका, रिलेशन का, ठीक है। रिलेशन समझ में आया अभी, तो उसके बाद अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की, जो हम पढ़ेंगे अभी। तो 3 टाइप के रिलेशन मैंने बताए थे, कौन कौन से, हाँ सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। ओके, तो सबसे पहले ना रिफ्लेक्सिव को रिलेशन पढ़ते हैं, क्या होता है रिफ्लेक्सिव, ओके। लेट ए बी एनी सेट, ए बी एनी सेट है, ठीक है, आर इज ए रिलेशन ऑन ए। जब भी मैं ये बोल दूं ना आर इज ए रिलेशन ऑन ए, इसका मीनिंग क्या है, ए क्रॉस ए का, तो आर कोई भी सबसेट हो सकता है ए क्रॉस ए का, इसका इस लाइन का मीनिंग यही, आर इज ए रिलेशन ऑन ए मीन्स आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए का जो सेट है, ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला, ठीक है, कोई भी सबसेट हो सकता है। तो देन आर इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव आर को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे कब, देन आर इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ, कब, इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर
ईच ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इस सेट में। अब कहने का मतलब क्या है इसका, अब वो समझ लो। ए कोई भी सेट आपको गिवन है, आर कोई रिलेशन गिवन है ए का, उसका मीनिंग आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो हम उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब बोलेंगे जब ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए कोमा ए टाइप के ना सारे टपल क्या आ जाएं, उसमें आ जाएं, यानी कि जितने भी ए में एलिमेंट हैं। मान लिया जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ए मैंने ये ले लिया 1 2 3 है ना। अब तुम मुझे कोई आर बताओ इस पे, आर यानी कि एक रिलेशन बताना है, रिलेशन जो ए क्रॉस ए का कोई भी सबसेट हो सकता है, ठीक है। तो बताओ ना कोई सबसेट, क्या लिखूं, एक रिलेशन बताओ तुम अपनी मर्जी से कुछ भी। 3 4 5। नहीं, रिलेशन, आर का मीनिंग क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए का कोई सबसेट बता तू मुझे। ए क्रॉस ए का पहले ए क्रॉस ए लिख लिया कर, ठीक है, फिर तुझे आसानी से पता चल जाएगा। ए क्रॉस ए में क्या आएगा बता। एक 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 दो एक दो एक तीन 1 3 2 1 और 2 2 2 2 1 2 2 2 3 फिर 3 1 3 2 3 ये आएगा, है ना। अब तुम मुझे ए क्रॉस ए का कोई सबसेट बता सकती है इसमें से। सबसेट का मतलब कुछ एलिमेंट उठा के इसमें रख दो। 1 1 1 2 2 1 बस। तो ये एक सबसेट हो गया, ये एक रिलेशन हो गया। अब हमें ये चेक करना कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन है कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ए में कोई भी एलिमेंट उठाओ तो वो उसी से रिलेट होके रिलेशन में आना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है क्या यहाँ पे हर एलिमेंट के लिए? जैसे मैंने 1 उठाया तो 1 के लिए तो 1 कोमा 1 हाँ आर में है। फिर मैंने 2 उठाया, क्या 2 के लिए 2 कोमा 2 आर में है? नहीं है। और 3 के लिए 3 कोमा 3 भी नहीं है। तो एक्चुअल में ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अगर इसने रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना है ना तो सारे एलिमेंट के लिए वो खुद से क्या होने चाहिए, रिलेट होने चाहिए। समझ में आई बात? ये 1 कोमा 1 को बोलते हैं एक्चुअल में 1 इज रिलेटेड टू 1, यानी कि खुद को खुद से रिलेट होना पड़ेगा सारे एलिमेंट के लिए। अगर हमें ये प्रूफ करना है ना वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा ईच एलिमेंट इन ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, समझ में? आप कोई भी रिलेशन देख के बता देगी ना रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। लेकिन अभी एक चीज और है इसमें, अगर ये बताना हो कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो नॉट रिफ्लेक्सिव के लिए क्या शो करेगी तुम, ये भी हमें देखना है अभी ना। नॉट रिफ्लेक्सिव के लिए क्या शो करेगी, नॉट रिफ्लेक्सिव के लिए क्या शो करेगी? तो नॉट रिफ्लेक्सिव के लिए क्या शो करेगी? रिफ्लेक्सिव के लिए प्रूफ करना है कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, जितने भी ए हैं। तो नॉट रिफ्लेक्सिव के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा? नॉट रिफ्लेक्सिव के लिए हाँ उसमें बिलोंग नहीं हो। हाँ, जो उसमें बिलोंग नहीं हो। क्या सारे या एक? सारे नहीं, सारे नहीं। अब देख, इसको ऐसे सोच, कोई ये कहता है कि एक क्लास 10वीं क्लास पास हो गई है ना, ऐसा बोलता है कोई। 10th क्लास है ना जो पास है, मतलब कि इसका मतलब क्या है, सारे स्टूडेंट पास हैं, है ना। अगर कोई ये कह दे 10वीं क्लास पास नहीं है, मतलब 10th क्लास पास नहीं, इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि सारे स्टूडेंट फेल हुए होंगे। चाहे एक स्टूडेंट भी फेल हो गए ना तो 10वीं क्लास तो कहाँ पास हुई फिर, है ना, नहीं पास हुई ना। तो वो सेंस समझ रही है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए तो प्रूफ करना है कि सारे एलिमेंटों के लिए ये टपल इसमें होने चाहिए। और नॉट रिफ्लेक्सिव के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा? देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सच दैट, कि उसके लिए टपल जो है वो रिलेशन में ना हो। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए तो सारे को दिखाना है। नॉट रिफ्लेक्सिव के लिए हमें एक एलिमेंट फाइंड आउट करना है ए कोमा ए, कि वो उसमें ना हो। समझ में आया नहीं बात? तो ये किसके लिए है? नॉट रिफ्लेक्सिव। कोई डाउट इसमें? अब जैसे कि अब रिफ्लेक्सिव का अगर एग्जांपल देना होता ना इसी सेट के लिए 1 2 3 के लिए, तो यानी कि अगर किसी रिलेशन में रिफ्लेक्सिव होना ना तो उसमें कम से कम ये एलिमेंट तो हमेशा होंगे ही होंगे, 1 1 2 2 3 3।
इनके अलावा कुछ और एलिमेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये एलिमेंट जरूर होने चाहिए। जिसमें ये आ गए ना तो वो रिफ्लेक्सिव तो पक्का रहेगा, ठीक है। और जैसे इसमें एक्स्ट्रा बेशक से आ जाओ, 2 1 आ जाए या फिर 3 1 आ जाए, उनसे हमें कोई शिकायत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस शर्त ये है कि ये जो खुद से रिलेशन वाले हैं ना 1 1 2 2 3 3, ये जरूर होने चाहिए। तो ये था रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में, ठीक है, समझ में आया। अच्छा तो देख हमने यहाँ पे एक रो से लिखा था, तुम्हें याद हो ना, तो जो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट वो तो सबका सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। आल्सो ए क्रॉस ए, अब खुद खुद का भी सबसेट होता है। ए क्रॉस ए इज आल्सो ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि एम्प्टी सेट भी कोई रिलेशन है और ए क्रॉस ए भी एक रिलेशन है, और भी जितने भी सबसेट हैं ना वो सारे क्या हैं, रिलेशन हैं, ठीक है। तो इसको जो एम्प्टी सेट के लिए जो रिलेशन होता है ना, इसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। और ए क्रॉस ए अगर पूरा सेट ही तू ले लेगी ना तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखें, अगर मैं तेरे से पूछूं ए क्रॉस ए ले लिया मैंने, आर किसके इक्वल ले लिया, ए क्रॉस ए के ही इक्वल ले लिया। अब मैं तेरे से पूछूं कि बता ये रिफ्लेक्सिव है क्या, इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए क्या था हमारा, ये था। अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। क्या वो इसमें है। तो यानी कि जो रिफ्लेक्सिव जो यूनिवर्सल रिलेशन होगा ना वो ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि उससे बाहर तो कुछ जा ही नहीं सकता, उसमें तो वो सारे आने ही आने हैं। तो समझ में आई बात। लेकिन अगर वहीं मैं अगर थोड़ा सा इंट तुम्हें दूं, व्हाट अबाउट एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी का मतलब उसमें कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो 1 1 आ सकता है क्या उसमें, नहीं आ सकता। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ में आया ना यहाँ तक। ओके तो फिर एक्सरसाइज का ना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, तो ये देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पढ़, रिलेशन ऑन ए सेट ए सेट क्या है 1 2 3 अप टू 13 और 14। डिफाइंड कैसे है ये, आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ऐसे ही तो डिफाइन है ना ये, आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब देख, अब तुम मुझे ये बताना है, तुमने ए आर बनेगा क्या, ए तो दे रखा तुम्हें 1 2 3 से लेके 14 तक, ठीक है। और रिलेशन क्या दिया, ऐसे एक्स कोमा वाई ले लो, ऐसे एक्स कोमा वाई ले लो सच दैट एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करो, उसमें से वाई सब्ट्रैक्ट करो, क्या आ जाए 0 आ जाए। अब कोई बताना इसका एलिमेंट, ऐसा एक्स और वाई की वैल्यू बताना कि 3 से मल्टीप्लाई करें और वाई घटाएं 0 आ जाए। बोल कुछ भी। 3 और 9 एक्स की जगह यानी कि 3 लिया तूने तो ये बन जाएगा 3 3 9, तो वाई की वैल्यू 9 ही होनी चाहिए, है ना। ये किस्म से ऐसा ही रिलेशन है, ऐसे एक्स कोमा वाई सच दैट 3x किसके बराबर हो, वाई के, यानी कि एक्स को चेंज करते रहो, वाई अपने आप ही ना मिलता रहेगा। तो 3 को मानो, कोई और एलिमेंट बता। एक्स कहाँ से आएंगे, एक्स और वाई आने हैं ए में से, ए से बाहर नहीं जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। हाँ 2 और 6 और 4 और 12 भी हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है। और 1 और
3 भी हो जाएगा, और होएगा क्या, x को अगर मैं 5 लूँगा तो 15 हो जाएगा y, जो कि है नहीं, तो सिर्फ क्या होया, यही हुआ है ना, r हमारा क्या हो गया, सिर्फ यही हुआ। अब हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर इसने होना था तो क्या होना चाहिए था, जितने भी ये ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 अप टू 14 सारे खुद से रिलेट होके यहाँ आने चाहिए थे। 1,1 भी आना चाहिए था, 2,2 अप टू 14,14 आना चाहिए था। अब लेकिन ठीक है, ये सारे आने चाहिए थे, क्या ये सारे हैं इसमें? और हमें तो रिफ्लेक्सिव ना बनाने के लिए ना केवल एक भी ऐसा मिल जाता ना जो खुद से रिलेट होके नहीं है, तो भी हमारा काम चल जाता। समझ में आई बात ना? तो फिर बताओ कौन सा नहीं है इसमें, कौन सा को नहीं, तो हम क्या कह देंगे फिर, इसको कैसे लिखेंगे, हेयर 1 बिलोंग्स टू सेट ए बट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। रिलेशन में नहीं है, ए में तो सिंगल एलिमेंट होते हैं, आर में ऐसे टपल टाइप के, तो 1 ए में है बट 1,1 आर में नहीं है। दिस मीन्स आर इज नॉट रिफ्लेक्स। ठीक है, तो ऐसे लिखना है ये, जब नॉट रिफ्लेक्सिव आ गया। अब जरूरी नहीं तो यहाँ पे 1 ही लिखती, ये तो मैंने लिख दिया, तो ये भी लिख देती ना, 2 बिलोंग्स टू ए बट 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो भी तेरा काम चल जाता। ठीक है, तो भी सही होता है ये, मतलब कि कोई एक एलिमेंट जो इसमें ना हो वही हम यहाँ पे लिख पाएंगे, कम से कम एक एलिमेंट तो होना चाहिए ऐसा। अगर ऐसा नहीं मिल रहा तो इसका मतलब सारे ही हैं, तो फिर वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। समझ में आ गया ये? अब ना सेकंड पार्ट पढ़ इसका, रिलेशन और इन दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड है। नेचुरल नंबर कैसे डिफाइन है, वो सारे एक्स वाई कि y किसके बराबर है, x प्लस 5 के, और x की वैल्यू क्या है, 4 से छोटी है, और किस पे डिफाइन कर रखा है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे। इस बार हमारा जो सेट है ना, एक्चुअल में जो a होना चाहिए वो क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, यानी कि 1 2 3 4 ये सारे हैं। ठीक है, ये सारे हैं। अब यहाँ से r क्या दिया उसने, r x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, नो नो सॉरी गलत हो गया, फिर से लिख देते हैं, r इज इक्वल टू क्या है, एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि एक्स वाई आएंगे कहाँ से, एक्स वाई कहाँ से आएंगे, नेचुरल नंबर में से आएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 सच दैट x इज लेस देन 4। तो अब तुम मुझे बता सकती है कि r में क्या क्या आएंगे, x की जगह पे इधर तो y 5 होगा, 5 नहीं 6। हाँ 2 3 तो 7, 3 3 तो 8, बस 4 तो रख नहीं सकते, 4 4 से छोटा नहीं होता है ना, तो बस ये सिर्फ यही आए। अब देखते ही पता चल रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। क्या है ये, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके एलिमेंट जो सेट में हैं वो खुद से रिलेट होके इसमें नहीं आ रहे। तो कुछ भी एलिमेंट बोल सकती है कि जैसे कि 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1,1 आर में नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, दिस विल इम्प्लाई आर इज नॉट रिफ्लेक्स। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, तीसरा पार्ट इसका, आर इज द रिलेशन ऑन ए सेट ए। सेट क्या दे दिया, 1 2 3 4 5 6, और रिलेशन क्या दे दिया, वो सारे एक्स वाई, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। ओके, तो ये थर्ड पार्ट है हमारा, ये है तीसरा पार्ट। ठीक है, इसमें ए तो क्या दे दिया, क्वेश्चन नंबर 1 का है ये तीसरा पार्ट। ए क्या दे दिया इसमें, 1 2 3 4
5 6। ओके, उसके बाद और आर क्या दे दिया, एक्स कोमा वाई, सॉरी हाँ एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इज divisible by x. वाई एक्स। इसका मतलब है कि वाई जो है ना वो एक्स से पूरा पूरा भाग हो रहा है, ठीक है। तो तुम मुझे बता आर में क्या क्या आएंगे, 2 4 2 4, 2 क्योंकि 6 4 2 से भाग हो रहा, हाँ 2 6 3 3 6 6 4 6 4 6, क्या 4 6 को भाग कर रहा है, नहीं आएगा। अब देख क्या 1 कोमा 1 आएगा क्या, 1 तो 1 से भाग होगा ही, क्या 2 कोमा 2 आएगा क्या, ये भी आऊंगा फिर ये क्यों नहीं सोचे तूने, 3 कोमा 3 आएगा क्या, है ना, 4 भी आएगा 4 कोमा 4 भी आएगा, 5 भी 6। अब इसके बारे में अगर पूछा जाए क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि सारे टपल तो आ गए ना, तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब आते हैं, एक और क्वेश्चन बच गया हमारा, इसका फर्स्ट का वैसे तो 2 पार्ट बच गए, लेकिन एक 4th पार्ट और करते हैं, फिर उसके बाद सिमेट्रिक पे जाएंगे, सिमेट्रिक क्या होता है, ठीक है। 4th पार्ट कहता है, मैं लिख ही देता हूँ, फर्स्ट का 4th पार्ट ये कहता है कि सेट तो दे दिया हमारा, सेट ऑफ इंटीजर वाला, यानी कि ये 0 1 2 -1 -2, ठीक है, सेट तो दे दिया हमारा ये वाला। उसके बाद सेट तो दे दिया इंटीजर्स वाला, आर क्या दे दिया, एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज इंटीजर, यानी कि एक्स वाई का जो डिफरेंस है ना, मतलब कि घटाएं तो एक इंटीजर आना चाहिए। तो इसमें बता सकती है क्या कौन कौन आएंगे, और एक्स वाई कहाँ से आएंगे, इंटीजर में से, बता क्या क्या आएंगे, -2 -1, क्यों, क्योंकि -2 में से -1 घटाएंगे, एक आएगा, वो एक इंटीजर है। ध्यान से तू देखे ना, किसी को किसी में से घटा ले, इंटीजर ही तो आना है कि नहीं, किसी को किसी में से घटा ले, इंटीजर ही तो आना है। तो अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में क्या प्रॉब्लम आएगी, तो अब ऐसे सारे एलिमेंट लिख ही नहीं सकती है ना, बहुत सारे ज़्यादा एलिमेंट हैं ये तो, क्योंकि एलिमेंट ही इनफाइनाइट है और सारे सबसे रिलेट होके आने हैं, तो ऐसे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को यहीं से एनालाइज करना है। अब ध्यान से देख, ए माइनस ए में से अगर मैं ये घटाऊँ, लेट कर लेते हैं ए बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर का कोई एलिमेंट, ए में से मैंने ए घटाया, ए माइनस ए क्या आएगा, 0, 0 क्या इंटीजर है, तो 0 इज एन इंटीजर। अब देखो ए माइनस ए इंटीजर आ गया, ए माइनस ए इंटीजर आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, ए कोमा ए बिलोंग्स टू किस में, आर में। किन्हीं दो का डिफरेंस अगर इंटीजर आता है तो उनका जो टपल है वो रिलेशन में आ जाएगा, तो इसका मतलब ए कोमा ए किस में है, आर में। अब ए तो कोई भी हो सकता है ना, सिंस ए इज आर्बिट्रेरी, ये तो कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, ये तो कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो सकता है। तो दिस विल इम्प्लाई फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू दिस इंटीजर वी हैव, हमारे पास क्या है, ए कोमा ए है बिलोंगिंग टू आर, ठीक है, हमारे पास ए कोमा ए है जो बिलोंग करता है आर में, ठीक है। उसके बाद तो इसका मतलब क्या हो गया, सारे ए के लिए ऐसा मिल गया, तो दिस विल इम्प्लाई आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, तो ये आर हो गया रिफ्लेक्सिव। तो ये अब हमने ना कुछ रिफ्लेक्सिव के क्वेश्चन भी देख लिए कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, और ये भी देख लिया कि कब ये मतलब कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, कब है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे रिफ्लेक्सिव के रिगार्डिंग। अब आते हैं सिमेट्रिक पे। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, वही लेट ए बी एनी सेट
ए बी यानी सेट, ठीक है, एंड आर कोई भी रिलेशन ऑन ए, ठीक है, रिलेशन ऑन ए, देन अब हमें बात किसकी करनी है, सिमेट्रिक की, देन आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ, कब इसको सिमेट्रिक बोलेंगे, इफ ऐसे लिख सकते हैं, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो दिस विल इम्प्लाई बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। अब इसका मीनिंग क्या है, अगर ए कोमा बी का कोई टप्पल उसमें आ गया ना, तो उसका उल्टे वाला टप्पल भी आना चाहिए, ठीक है, जितने भी टप्पल इसमें आए उनके उल्टे भी होने चाहिए। अगर कोई टप्पल नहीं है तो उससे हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई टप्पल है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए। ऐसे किसी का उल्टा नहीं देखेंगे, जो है उसका उल्टा देखेंगे, ठीक है, अगर वो भी है तो सिमेट्रिक हो जाएगा, अगर वो नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब चलते हैं, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, फर्स्ट पार्ट, ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट, जैसे हमने ये किया था ना, एक से ये था, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था, ये था, आर ये था, तो हमने ये लिख लिया था। अब ध्यान से देख, इसमें 3,9 इसमें है, क्या 9,3 भी है, नहीं है, तो ये नहीं है, तो बस इसमें बस ये भी लिख देना है। कहाँ पे लिखूँ, एक और पे भी ले लेता हूँ। जब तुम ये फर्स्ट का फर्स्ट देखेगी ना, तो इसमें क्या है, 3,9 बिलोंग्स टू आर बट 9,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दिस विल इम्प्लाई आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक चेक करना आ गया ना। अब जरूरी नहीं था तू मेरे वाला ही एग्जाम्पल दे, तू कोई और भी दे सकती थी, 2, 6 या 4, 12, 1, 3, इसमें तो किसी का भी उल्टा नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब सिमेट्रिक चेक करने में इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ से नेक्स्ट पार्ट, ये वाला सेट था, एक नेचुरल नंबर का सेट था, और आर एक्स वाई वाई इज इक्वल टू ये था x लेस देन 4। आर क्या आया था हमारा 1 6 2 7 3 8, है ना, आर क्या आया था हमारा ये वाला। अब इसको देख के क्या तू बता सकती है क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं है? नहीं है, क्यों? 1 6 है, belong to R है, but 6 1 बिलोंग्स टू आर नहीं है। तो अब देख सिमेट्रिक चेक करना भी तुझे आ गया है कि नहीं। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं, ये था 1 2 3 4 5 6 एक्स वाई की वाई डिविजिबल था एक्स से, क्या ये सिमेट्रिक है? ये भी नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 4 है, 4 2 नहीं है, क्योंकि 4 2 को कहाँ से डिवाइड करेगा, तो ये भी सिमेट्रिक नहीं है। अब यानी कि सिमेट्रिक समझ में आ रहा है ना। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे, जो अभी अभी हमने लेटेस्ट किया था, यार सच दैट एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब इसके बारे में सोच, क्या ये सिमेट्रिक है? अब इसमें तो सारे टप्पल लिखे भी नहीं हुए, है ना। तो अगर एक्स वाई इसमें है, तो अगर मैं इसको लिख के तुम्हें बताऊं एक्स वाई आर में है, तो उसका मीनिंग क्या है? लेट कर लेते हैं ना, मान लेते हैं कि एक्स वाई आर में है, लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। अब एक्स कोमा वाई आर में गया, तो इसका मतलब क्या है? x minus y इंटीजर है, ठीक है। दिस विल इम्प्लाई एक्स माइनस वाई इज इंटीजर, है कि नहीं। एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अगर एक्स माइनस वाई इंटीजर है, अगर कोई नंबर इंटीजर है, तो उसका माइनस वाला भी क्या होता है? इंटीजर ही तो होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि y माइनस एक्स भी एक है, इंटीजर होगा। बेसिकली मैंने नेगेटिव लगा दिया इसके आगे, है ना। और इसका मतलब क्या हो गया? y माइनस एक्स अगर कोई इंटीजर आ जाता है, तो इसका मतलब वो टप्पल किस में है? आर में, है ना, रिलेशन में है। यानी कि अगर एक्स वाई आर में होगा ना, तो वाई एक्स भी पक्का आर में होगा। तो ये क्या, इसका मतलब क्या होगा? जो आर है हमारा, आर इज सिमेट्रिक। तो आर हमारा क्या हो जाएगा? समझ में आया ना क्यों गया? क्योंकि सारे के सारे टप्पल इसमें आ जाएंगे, ठीक है। आर हमारा क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। अब
यहाँ तक समझ में आया ना सिमेट्रिक। अभी ना जल्दी से वो ट्रांजिटिव वाला केस और कर लेते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव वाला केस, फिर ना फर्स्ट के पहले 4 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे जिनमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। एक्चुअली अगर ये समझ में आ गई तो पूरी एक्सरसाइज ही कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि सारे इस क्वेश्चंस में ना यही चेक करना है। अब ट्रांजिटिव क्या होता है, ए कोई भी सेट है, ठीक है, आर कोई भी उस पर रिलेशन है। अब हमें इसमें क्या चेक करना है, इसमें हमें ये चेक करना है अगर ए और बी आर में है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर में है एंड बी और सी बिलोंग्स टू आर में है, ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो हमें चेक करना है कि देन ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर है कि नहीं। अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, अगर ए सी बी आर में आ जाता है ना तो क्या हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव। अगर ऐसा नहीं होता, अगर हम ऐसे ए बी और बी सी ढूंढ पाए उसमें कि ए सी ना हो तो फिर वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। जैसे कि हम फिर से ना फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। कहाँ गए, ये रहा, ये था हमारा सेट। अब तुम देखो इसमें क्या ए बी और बी सी टाइप की कंडीशन बन रही है क्या, ए बी और बी सी टाइप की कंडीशन बन रही है क्या। देखो अब ध्यान से देखो, जैसे अगर मैं 1 3 को बोलूँ, है ना, 1 3 बिलोंग्स टू आर है, 3,9 बिलोंग्स टू आर है। ऐसा होना चाहिए जहाँ से ये एंड हुआ ना कोई दूसरा वहीं से स्टार्ट हो, ऐसे ढूंढने हैं। जैसे ये 1 3 9 वाला अगर मैं शुरू में ले लेता तो 9 से स्टार्ट होने वाला तो कोई है नहीं इसमें, है ना, लेकिन यही है 1 3 वाला लूँ तो एक 3 9 वाला है। अब मुझे चाहिए क्या, 1 और 9 चाहिए, है ना। क्या 1 और 9 है आर में, ये तो आर में नहीं है, बट तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। समझ में आया, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। कोई डाउट इसमें, एक ऐसा टप्पल मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं है। क्या और कोई ऐसा टप्पल मिल रहा था क्या, ये 2 6 वाला था, 6 से स्टार्ट होने वाला तो कोई है ही नहीं, 4 12 12 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, 3 9 9 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं। बस ये देखना कि जहाँ पे ख़त्म हो उससे स्टार्ट करने वाला कोई दूसरा अगर मिल जाए ना, फिर ये देखना कि पहला और तीसरा भी है क्या, ठीक है। अब जैसे बात आती है इसके सेकंड पार्ट की, इसमें था 1 6 2 7 3 8। अब इसमें देख 1 6 लिया मैंने, क्या कोई 6 से स्टार्ट होने वाला है, नहीं है। क्या 2 7 लिया, 7 से स्टार्ट होने वाला भी नहीं है। 3 8 लिया, 8 से स्टार्ट होने वाला, यानी कि इसमें तो ऐसे टप्पल ही नहीं बने ना, ऐसे टप्पल ही नहीं बने, तो फिर फेल करवाने की कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव है। ये क्या है, ट्रांजिटिव है। एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा नहीं समझ में आया होगा मुझे पता है। तो ये ट्रांजिटिव है। अब रीज़न क्या है इसका ट्रांजिटिव होने का, ट्रांजिटिव ना होने के लिए हमें क्या चाहिए था, अगर मुझे ये प्रूफ करना ट्रांजिटिव नहीं है तो मुझे ऐसे 2 टप्पल फाइंड आउट करने पड़ेंगे ना कि ए बी और बी सी तो हो लेकिन ए सी ना हो, है ना, ऐसे फाइंड आउट करने पड़ेंगे। इसमें ऐसे टप्पल ही नहीं मिल रहे कि ए बी बी सी हो, ए सी ना हो। इसका मतलब ऐसे टप्पल ना मिल रहे तो ये ट्रांजिटिव को फेल तो करवा ही नहीं सकते, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव है। समझ में आया ना ट्रांजिटिव कैसे चेक करना है। अब जैसे कि देखिए इस पार्ट में देख, ये वाला क्वेश्चन देख, 2 4 2 6 ये रिलेशन है। अब इसको चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। अब देखें चेक करते हैं, 2 4, क्या कोई 4 से स्टार्ट होने वाला है टप्पल, इसमें 4 4 है, तो ये फिर से क्या बनाएगा, 2 4 4 4 क्या बनाएगा, 2 4 2 4 तो इसमें है, तो यानी कि ये तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। 2 6 6 6 से स्टार्ट होने वाला, 2 6 भी है, वो भी दिक्कत नहीं करेगा। 3 6 वो भी नहीं करेगा। और कौन कर सकता है, हाँ 3 3 3 6 क्या हो गया फिर, वो 3 6 भी है। बस इसमें ना हमने और भी टप्पल आने थे जो हमने लिखे नहीं, मैं भूल गया लिखने। ये भी तो आएगा ना, एक मिनट, y इज डिविजिबल बाय x, 1 2 भी तो आएगा, 2 1 से भाग होता है, 1 3 भी आएगा, है ना, 1 4 भी आएगा, ये सारे आएंगे, कहने का मतलब समझ में आई बात।
तो ऐसे ही तुमने ये चेक करना है, मेरे ख्याल से ये सिमेट्रिक, ये ट्रांजिटिव आएगा, ऐसा कोई टपल नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बात आती है हमारा ये लास्ट पार्ट की, सेट ऑफ इंटीजर वाले की। अब इसमें क्या है, अगर एक्स और वाई इंटीजर है, एक्स वाई अगर इसमें है, इसमें क्या चेक करेंगे हम, इसमें चेक करेंगे एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। हमें चेक करना है कि एक्स जेड आर में होगा कि नहीं। अब एक्स वाई आर में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है, एक्स माइनस वाई इंटीजर है ना। वाई जेड आर में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है, वाई जेड इंटीजर है। अगर मैं दो इंटीजर को जोड़ दूं, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, तो क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा, है ना। दो इंटीजर का सम तो इंटीजर ही होता है ना। तो ये देख, वाई से वाई कैंसिल हो गया, बच क्या क्या, एक्स माइनस जेड, यानी कि एक्स माइनस जेड इंटीजर आ गया। एक्स माइनस जेड इंटीजर आ गया, इसका मतलब एक्स जेड रिलेशन में चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। तो इस टाइप से हमें ना तीनों रिलेशन चेक करने, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। एक बार फिर से रिकॉल करें तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, खुद से रिलेट होके आने चाहिए सारे टपल, ठीक है। उसके बाद सिमेट्रिक में अगर ए बी आ गया तो बी ए चेक करना है कि नहीं, है तो सिमेट्रिक है, नहीं तो सिमेट्रिक नहीं है। फिर बात आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या होगा, अगर ए बी और बी सी है तो हमें चेक करना है कि ए सी है कि नहीं। अगर है सबके लिए तो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं है। तो आज हमने ना पहले क्वेश्चन के ना कम से कम 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए, ये वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब तुमने ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं, इसके 5वें के ये ई तक पार्ट। एक्स वाई दे रखे हैं, एक्स एंड वाई वर्क सेम प्लेस पे, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। नहीं तो फिर कल फिर मैं फिर से कराऊंगा, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन। और ये मैं नोट्स तेरे को ही दे रहा हूँ, तो इनके ना नोट्स बना लेना कंप्लीट, ठीक है। तो बाकी कल करेंगे, ठीक है।